एवरीवन, मैं आप सबका वेलकम करती हूँ यूट्यूब के इस चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है, हमने हिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने बात करनी स्टार्ट करी थी हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट सेकंड के ऊपर बात करेंगे। कल हमने देखा था कि ये हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा था, फिर इसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा गया था, ये सब बातें हमने कर ली थी। हमने देखा था 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करनी स्टार्ट की थी और फिर ये कड़ी 1921 में सबके सामने आई थी और ये कड़ी सबके सामने दुनिया के सामने। जैसा कि कल हमने देखा था 1826 में सबसे पहले इसके ऊपर बात करने वाले चार्ल्स मैसन साहब थे और इसके बाद 1853-56 में जब रेलवे का ट्रैक बिछने लग रहा था तब इसके ऊपर दो भाई थे, ब्रंटन बंधु और कनिंघम ने भी इसके ऊपर काम किया था, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ था। 1861 में हमारे यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हो चुकी थी और फिर इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने बात की थी 1921 में। 1921 में जो सबसे पहले खोदा गया शहर था वो हमारे सामने हड़प्पा निकल कर आया था और इसी कारण हमने बताया था कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। और फिर हमने देखे थे कि ऐसे ऐसे बहुत सारे शहर हमारे सामने आने लगे थे। वो जो शहर हमें मिल रहे थे वो हमें इंडस वैली के आसपास ज्यादा मिल रहे थे, तभी इसने को हमने नाम दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सारी बातें हमने कल के पार्ट 1 में कर ली थी। अब इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि ये हड़प्पा जो सभ्यता है इसका ये जो साइट हमें कहां से कहां तक मिली। आज हम बात करेंगे उत्तर से दक्षिण में ये साइट हमें कहां से कहां तक मिली, फिर हम बात करेंगे पूर्व से पश्चिम में कहां से कहां तक मिली। सबसे पहले उत्तर में अगर हम जाते हैं तो उत्तर में हमने कश्मीर का एक स्थान है मांडा से लेकर, और दक्षिण में हम बात करते हैं दैमाबाद, यानी महाराष्ट्र में एक स्थान है दैमाबाद तक। और पूर्व की बात करें, पूर्व में आलमगीर से लेकर पश्चिम में सुतका गंडोर तक हमें ये इसकी साइट मिली है हड़प्पा सभ्यता की। जो ये कश्मीर का जो मांडा है ये हमारे चेनाब नदी के ऊपर है। फिर हम बात करते हैं यूपी का जो आलमगीर है ये हमारे हिंडन नदी के ऊपर है। फिर दैमाबाद की बात करें तो ये परबरा नदी के ऊपर होता है। फिर हम बात करते हैं सूतका गंडोर, ये बलूचिस्तान का स्थान है, ये दास नदी के किनारे है। फिर हम इसकी देखते हैं हमने हड़प्पा सभ्यता का टोटल एरिया कितना था, तो टोटल एरिया के ऊपर हम बात करते हैं तो इसका टोटल एरिया बनता है हमारे पास 12,99,600 किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का टोटल एरिया के ऊपर बात करें तो 12,99,600 किलोमीटर का इसका हमें ये टोटल एरिया मिला है। फिर हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण इसकी कितनी लंबाई थी, तो उत्तर से दक्षिण इसकी बात करें तो लंबाई की हमें 1400 किलोमीटर की लंबाई मिलती है। फिर हम इसकी बात करते हैं पूर्व से पश्चिम ये हमें 1600 किलोमीटर की लंबाई मिलती है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो ये क्षेत्र था ये कौन से आकार में था। हड़प्पा सभ्यता का जो ये क्षेत्र था ये हमें त्रिभुज आकार में मिला है। ये ऐसे करके ऐसे ये त्रिभुज आकार में थे हड़प्पा सभ्यता का, कि ये जो साइड मिली है वो त्रिभुज आकार में है। उत्तर से दक्षिण कितनी 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। अब हमने देख लिया कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे था। अब हमने इसके अंदर क्या देखा, हमने उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई देखी है जो कि 1400 किलोमीटर बताई है। उत्तर से दक्षिण हमने कितनी बताई है 1400 किलोमीटर। फिर हमने देखा है इसकी पूर्व से पश्चिम जो लंबाई बताई 1600 किलोमीटर। फिर हम बात कर रहे थे कि इसका टोटल एरिया कितना है। टोटल एरिया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 12,99,600 किलोमीटर है, जो कि इसके और इसकी जो एक तटीय सीमा होती है, हमारी तटीय सीमा जो है वो 1300 किलोमीटर है। तो इन सब का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो 12,99,600 के आसपास ही कुछ आएगा। आगे हम फिर बात करेंगे जो अब हमने इसका टोटल एरिया देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो ये क्षेत्र है ये कैसे कैसे विस्तारित हो रहा था, कैसे कैसे इसकी स्थापना होती थी, कैसे कैसे इन्होंने अपना रहने सहने का ढांचा बना रखा था। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने साइट मिली है वो ज्यादातर हमने नदियों के आसपास मिली है। अब देख रहे हैं हम जो ये हड़प्पा सभ्यता था या मोहनजोदड़ो है, ज्यादातर जो भी हमने शहर मिले हैं वो हमने नदियों के आसपास मिले हैं। नदियों के आसपास मिले हैं। फिर इनके रहने सहने का ढांचा कैसे था, जो ये शहर मिले हैं ये 2 स्तरों में डिवाइड मिले हैं। ज्यादातर शहर हमें 2 स्तरों में डिवाइड मिले हैं।
पहला जो सतर है वो नदी के बिल्कुल आसपास मिला है, दूसरा जो सतर मिला है वो नदी से कुछ ऊंचा उठा के बनाया गया है। इसको हम बोलते हैं पूर्वी टीला, इसको बोलते हैं पश्चिमी टीला। अब आपको देखने में भी प्रतीत हो रहा होगा ये पूर्वी टीला तो पूर्वी टीला, इस साइड हम देखते हैं पश्चिम दिशा हमारे लिए पश्चिमी टीला हो गया। पूर्वी टीला जो है वो नदी के आसपास है और पश्चिमी टीला जो है वो नदी से दूर है। पूर्वी टीला जो है वो पश्चिमी जो टीला है वो नदी के ऊपर है थोड़ा सा और चबूतरे के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। और पूर्वी टीला जो है ये छोटा है, पश्चिम सॉरी अब हमने ये देखना है कि ये दो सत्रों में कैसे डिवाइड था। ये पूर्वी टीला है, ये पश्चिमी टीला है। पूर्वी टीला जो है वो नदी के आसपास है, पश्चिमी टीला नदी से ऊंचा उठाकर बनाया गया है। पूर्वी टीला जो है ये थोड़ा आकार में बड़ा है और पश्चिमी टीला जो है वो आकार में छोटा होता है। पूर्वी टीले में जो लोग रहते थे वो आम जनता थी, जिसमें शिक्षक वर्ग था, व्यापारी था, मजदूर थे, किसान थे, वो सब इसमें रहते थे। अब हमने यूँ लगता है जो पुरोहित वर्ग था वो पश्चिमी टीले में रहता होगा। पश्चिमी जो टीला था इसकी चारों तरफ से चार दीवारी की गई थी। जो चार दीवारी की गई थी ये बाहर की तरफ से तो देखने में पक्की ईंट थी और अंदर की तरफ से देखे तो ये कच्ची ईंटों से बना हुआ था। ये जो चार दीवारी की गई है इसको परकोटा बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कई बार बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ये जो पश्चिमी टीले की चार दीवारी की गई है इसको क्या बोलते हैं, इसको परकोटा बोलते हैं। और इसको इस पूरे क्षेत्र को गढ़ी नाम भी कहीं कहीं दिया गया है। पश्चिमी टीले में पुरोहित लोग यानी उस टाइम के जो ज्यादा पढ़े लिखे या शासन करने वाला जो वर्ग था वो रहता था। पूर्वी टीले में आम जनता के लिए था। पूर्वी टीला जो था वो नदी के आसपास था, पश्चिमी टीला नदी से उठाकर बनाया गया था। पश्चिमी टीला जो था एक चबूतरे के ऊपर बनाया गया था। इसके चारों तरफ से चार दीवारी की गई थी। चार दीवारी जो की गई थी वो बाहर से पक्की ईंटों की थी और अंदर से कच्ची ईंटों का निर्माण किया गया था। और ये जो था ये नदी से थोड़ा उठाया गया था, यानी बाढ़ का जो खतरा था वो पश्चिमी टीले पे बिल्कुल नहीं था। पूर्वी टीले पे बाढ़ का भी खतरा था। यहाँ से जंगलों में से जानवर निकल के आते थे तो ये पूर्वी टीले को खतरा था, पश्चिमी टीले को बिल्कुल खतरा नहीं था। आज भी जो हमारा समाज है ऐसे ही दो श्रेणियों में डिवाइड है। अब हम इसमें बात करेंगे कि ये हमें भारत में इसकी हड़प्पा सभ्यता की साइट कहाँ पे मिली है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो हमने भारत में सबसे ऊपर हम देखेंगे कश्मीर में इसकी साइट मिली, हमें कुछ क्षेत्र मिला है। फिर पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात और महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में हमने भारत में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मिला है। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी साइट है वो भी हमने भारत में मिली है। भारत में वो हरियाणा में मिली है जिसका नाम है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है जो कि कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिला में राखी गढ़ी स्थान है। अब आगे हम बात करते हैं कुछ क्षेत्र हमने इसके पाकिस्तान में, ज्यादातर जो क्षेत्र मिले वो पाकिस्तान में मिले हैं। कुछ जो क्षेत्र है वो हमने अफगानिस्तान में भी मिले हैं। अफगानिस्तान के जो क्षेत्र हैं वो इतने डेवलप्ड क्षेत्र नहीं थे। अफगानिस्तान के दो प्रमुख क्षेत्र आते हैं, उनमें से एक मुंडीगाक होता है, एक सुर्खगुई होता है। मैं बता देती हूँ आपको, मुंडीगाक, ये दो जो क्षेत्र मिले हैं ये हमने अफगानिस्तान में मिले हैं। ये दोनों ही क्षेत्र कम डेवलप्ड क्षेत्र थे। और हरियाणा के जो क्षेत्र मैंने बताया आपको राखी गढ़ी ये जो है सबसे बड़ी साइट है हड़प्पा सभ्यता की। अब हम इनका खाना पीना और देखेंगे कि ये खाने पीने में क्या खान पीन था इनका। सबसे बड़ी बात, इसकी सबसे बड़ी बात सुनो, हड़प्पा सभ्यता जो सभ्यता थी वो पूरी शहरी सभ्यता थी, यहाँ ग्रामीण कम थे। और सबसे बड़ी बात उस टाइम में भी ये लोग व्यापार ज्यादा करते थे और खेती कम। खेती भी थी इनके पास लेकिन व्यापार इनका सबसे ज्यादा था। और ये व्यापार जो करते थे उसको व्यापार जिस चीज का करते थे वो थी कपास। कपास को उस टाइम में ये सिंडोन बोलते थे। कपास को क्या बोलते थे, सिंडोन। एक बात और ध्यान रखना, इनकी जो लिपि है हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है अब तक पढ़ी नहीं गई है। हम इनके चित्रों के आधार पर जो हमें इनकी चीजें मिली है उनके आधार पर भी हम अंदाजा लगा रहे हैं। पुरातत्व विभाग जो हमें खुदाई के दौरान जो सामान जो वस्तु हमें दे रहे हैं उनके आधार पर हम इनका अंदाजा लगाते हैं। इनकी जो लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। ये जो लिपि थी हड़प्पा सभ्यता की वो चित्रात्मक लिपि थी जिसमें इन्होंने सिंबल के ज्यादा यूज किया गया है। इनके ये वाले जो सिंबल हैं वो ज्यादा मिलते हैं। ये जो लिपि आज तक हमने इतना विकास कर लिया, इतनी खोजें की हैं, इतनी आगे बढ़ गई, लेकिन इनकी लिपि आज तक हमने पढ़ी नहीं है।
हमने देखा कि इनकी जो खेती थी वो सबसे ज्यादा किस चीज की थी, खेती इनकी थी कपास की, जिसको हम क्या बोलते थे, सिंडोम बोलते थे। ये व्यापार बाहर के देशों में करते थे। इसके साथ की हड़प्पा सभ्यता के साथ की जो सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, नील की सभ्यता, मिस्र में नील की सभ्यता थी, ऐसे ये भी बाहर के जो सभ्यता थी उनके साथ ये इस टाइम में व्यापार करते थे। अब इनका खाना पीना हम जानेंगे। उसमें ये किस किस चीज का यूज करते थे, गेहूं, दाल, जो मटर, दाल। अगर हम इनके फ्रूट की बात करें, उसमें ये फ्रूट में यूज करते थे खरबूजा, तरबूज, और ये बड़े उन्नत किस्म के खजूर का भी प्रयोग करते थे। कहीं कहीं से हमने इनके खजूर के भी बीज हमें खुदाई के दौरान मिले हैं, तो हमें लगता है ये खजूर का भी प्रयोग करते थे। ज्यादातर जो खाने में प्रयोग करते थे ये गेहूं का ही करते थे। गेहूं, चावल, सरसों, दाल, मटर जो भी था ये इस चीज में जो हम खाते हैं मोस्टली वही चीज ये खाते थे। खरबूजा, तरबूज, मटर, ये जो खजूर ये हैं ये इनके फ्रूट होते थे। फिर सबसे बड़ी बात हम करते हैं, इनके पास धातु क्या थी, इनके पास लोहा बिल्कुल भी नहीं था। ये जो सभ्यता है इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। लोहा जो था उसका इनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोहा जो है हमें 1000 सदी में प्राप्त होगा। 1000 ईस्वी पूर्व से पहले हमने लोहे का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। ये जो हड़प्पा सभ्यता के थे इनके पास लोहा नहीं था, और इनके पास से हमें कोई भी ऐसा हथियार नहीं मिला है जो लोहे का जो हो। हम इसकी धातु के बारे में बात कर रहे हैं, ये कौन कौन सी धातु यूज करते थे, तो हमने देखा है कि लोहे का इन्होंने बिल्कुल भी यूज नहीं किया। इन्होंने जो ज्यादातर यूज किया वो कांस्य का किया। ये जो लोग थे इनको आभूषण यानी गहनों का बहुत ज्यादा शौक था। जो अमीर वर्ग था वो सोने चांदी के आभूषण डालता था, गरीब वर्ग था वो पकी हुई मिट्टी के और पकी हुई मिट्टी के, तांबे के, चांदी के ये जो जेवर है वो डालता था। अब हम देखते हैं इन्होंने कहाँ से किस देश के साथ कैसा बिजनेस किया, कैसा व्यापार किया। तो कपास का जो व्यापार ये ज्यादातर करते थे मेसोपोटामिया के साथ। तांबा का जो बिजनेस ये करते थे खेतड़ी राजस्थान, ठीक है। और चांदी का जो बिजनेस होता था, चांदी का अफगानिस्तान से करते थे। पन्ना जो है, पन्ने का बिजनेस इन्होंने एमपी से किया। हीरा का भी एमपी से। ये इनका व्यापार का क्षेत्र था, एक दूसरे देश के साथ ये ऐसे व्यापार करते थे। अब हम देखते हैं इनके पास पशु क्या क्या थे। तो इन्होंने भेड़, बकरी, गाय, भैंस, कुत्ता, इनके पास ये सब पशु थे। घोड़े के लिए इनकी आशंका जताई जाती है, कहीं पे बताते हैं घोड़ा इनके पास था या नहीं था, वो बातें हम कल करेंगे। इन्होंने घोड़े का यूज भी किया था या नहीं था। जो हमें कंकाल तंत्र मिले हैं वो घोड़ा इन्होंने यूज किया था या बाहर से कहीं से घोड़ा आया था, ये बातें हम कल करेंगे। और कल के टॉपिक में हम देखेंगे कि कहाँ से, जैसे हड़प्पा से बताया, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, रंगपुर से, बनावली से हमने कहाँ से क्या मिला है, हड़प्पा सभ्यता का खुदाई के दौरान क्या क्या वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं, कौन से शहर से प्राप्त हुई हैं और कहाँ कहाँ पे इनके बंदरगाह थे, वो भी हम कल के नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।